इस लेक्चर में हम नीट के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। इसके रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी क्या है, विवाद क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब लॉ बना हुआ है, क्या स्टेट गवर्नमेंट उस लॉ को उल्लंघन कर सकती है, वायलेट कर सकती है? क्या उसके पास पावर है? अगर पावर है तो क्या है, किस तरह से बना सकती है? और ये नीट किस लिए कंडक्ट होता है? देखो, नीट होता है मेडिकल लाइन के लिए। किसी को एमबीबीएस करना हो या एमबीबीएस के बाद मास्टर डिग्री एमडी करना हो डेंटल कॉलेज के लिए, तो ये टेस्ट होता है, प्री मेडिकल टेस्ट भी बोलते हैं इसे। 12वीं के बाद होता है एमबीबीएस के लिए, और एमबीबीएस करने के बाद कोई एमडी करना चाहता है तो उसके लिए भी नीट होता है। तो ये भाई साहब, जब पूरे कंट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टेस्ट बना दिया तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर कर रही है, तो इसलिए ये कंट्रोवर्सी आई है। तमिलनाडु गवर्नमेंट है जो, उसकी असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास कर दिया, यानी कि बिल पास कर दिया है। असेंबली यानी कि विधानसभा की बात कर रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तमिलनाडु ने बिल पास किया है टू डिस्पेंस विद नीट। डिस्पेंस विद का मतलब होता है छुटकारा, नीट से छुटकारा पाने के लिए। नेशनल इंटरेस्ट कम एलिजिबिलिटी टेस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। ये बिल क्यों लाया गया है? बिल इसलिए लाया गया है, देखो एक हाई लेवल कमेटी बैठी थी तमिलनाडु में, ए के राजन, ये जज बैठे थे, ए के राजन रिटायर्ड जज थे। इन्होंने रिकमेंडेशन दी, सिफारिश दी कि एक ऐसा बिल लाया जाए असेंबली में, और इस नीट का एग्जाम जो ऑल इंडिया लेवल पे होता है इसको हटा के स्टेट गवर्नमेंट कराए। अब वो क्यों कराए, क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, वो भी डिस्कस करेंगे हम इसके रिगार्डिंग। देखो ये बिल क्या है, अलाउ करेगा जो भी नीट में के थ्रू अब एडमिशन होते हैं, मान लो जो मेडिकल कॉलेज होते हैं ऑल इंडिया लेवल के मेडिकल कॉलेज, या स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेज होते हैं, जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं, सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट, जो भी जितने भी कॉलेज होते हैं उनमें नीट के थ्रू होता है मेडिकल लाइन में एडमिशन। लेकिन अगर ये बिल पास हो गया, तो ये बिल पास हो गया तो लागू होगा नहीं होगा वो बाद में देखेंगे। तो ये बिल देता क्या है, ये बिल पावर देता है कि अब इस बिल के पास होने के बाद जो क्लास 12 का है, इस बिल में ये प्रोविजन रखी गई कि क्लास 12 के जो मार्क्स आते हैं स्टूडेंट्स के, उनके बेस पे ही उसको एडमिशन दिया जाए। जैसे आप सबको पता होगा, जैसे दिल्ली में यूनिवर्सिटी है ड्यू, उसमें कैसे एडमिशन होता है, 12th में जितने बच्चों के मार्क्स आए उसके आधार पे कट ऑफ जाती है, मेरिट जाती है, मेरिट लिस्ट, उसके हिसाब से एडमिशन होता है। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम जैसे पहला हुआ करता था मेडिकल में, स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया करती थी 12th क्लास के नंबर के आधार पर। तो ऐसा ही लागू करने के लिए ये बिल लाया गया। अभी कैसा होता है, यानी कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पे एक टेस्ट होता है, उसमें 12th के मार्क्स नहीं दिए जाते, ये टेस्ट में जो पास करता है नीट में वो उसी को ही एडमिशन मिलता है और बाकी को नहीं मिलता है। तो ये नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट फेयर नहीं है, ऐसा बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? वो कहते हैं ये रिच और इलाइट सेक्शन को फेवर करता है, यानी कि जो बंदे क्या है, रिच है, अमीर है, वो तो कोचिंग हायर कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं कोचिंग। भाई साहब, जैसे जो गरीब बच्चा है वो कोचिंग ले सकता है, आप सबको पता है दिल्ली में अगर आईएएस की भी कोई कोचिंग लेना चाहता है तो भाई साहब 1.25 लाख मतलब 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक की फीस है, समझ रहे हो? और पढ़ाते क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं। जो क्वालिटी आपको इतने बेस्ट टीचर कुछ कुछ पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, जो क्वालिटी यहाँ पे मिलेगी उसमें नहीं मिलेगी आपको। उनका काम है सिर्फ प्रॉफिट, यानी कि बिजनेस चलाना, अपना बिजनेस चलाते हैं सिर्फ वो लोग। आपको समझ में ना आए तो कोचिंग लेके देख लो, तब समझ आ जाएगा। तो ये इनका कहना है स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये जो रिच सेक्शन है वो तो कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं नीट की। और देखो भाई साहब, कोचिंग में इतनी मेहनत कराते हैं बच्चों को वो नीट की, मेडिकल कॉलेज मतलब मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए। और जो पुअर पीपल हैं वो तो भाई साहब कोचिंग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। अब बताओ आप, ये तो भाई साहब भेदभाव हो गया ना, डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि इनका मानना ये है 12th क्लास में जो बच्चे को स्कूल में मेहनत कराई जाएगी उसके आधार पे उसको दिए जाएंगे। अब लेकिन इन्होंने ये बात नहीं कही, क्या जो गवर्नमेंट स्कूल हैं क्या उनमें क्वालिटी एजुकेशन होती है अच्छी? अब एक बात बताओ, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ के आ रहा है बच्चा और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के आ रहा है जो बच्चा, उसकी सेम रहेगी क्या एजुकेशन क्वालिटी? वो उसके मार्क्स भी तो भाई साहब ज़्यादा रहेंगे प्राइवेट स्कूल वाले के गवर्नमेंट स्कूल वाले से। तो अभी ये बात करते हैं कि जितने 12th क्लास में मार्क्स आए उसमें दिया जाए। अब पता नहीं क्यों कर रहे हैं, बस ये बात आपको जाननी है जो इसमें लिखी हुई है कि एडमिशन चाहते हैं 12th क्लास के मार्क्स के आधार पे। क्यों? क्योंकि रीज़न उसका ये है क्योंकि रिच क्लास क्या है, कोचिंग अफोर्ड कर सकती है और अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, वो पुअर पीपल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसका बैकग्राउंड क्या है, देखो नेशनल एलिजिबिलिटी जो इंट्रेंस टेस्ट है ये ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट है। यानी कि किसी को एमबीबीएस में दाखिला लेना हो या बीडीएस प्रोग्राम में लेना हो, इंडियन मेडिकल सिस्टम में या डेंटल कॉलेज में लेना हो, तो नीट का प्रोग्राम होता है, मतलब नीट का एक टेस्ट होता है। यानी कि एमबीबीएस में लेना हो उसके लिए भी, और एमबीबीएस के बाद होता है जो एमडी करना हो आपको या डेंटल कॉलेज में लेना हो दाखिला, तो उसके लिए भी नीट ही होता है। उसका अलग होता है टेस्ट, दोनों का अलग अलग होता है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग और ग्रेजुएशन यानी कि एमबीबीएस के लिए अलग होता है। इसे कंडक्ट कौन कराता है? इसे कराता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक बात ध्यान देना, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये स्टार्ट की थी, एक गवर्नमेंट एजेंसी है ये,
यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अप्रूवल दिया था नवंबर 2017 में, तब स्टार्ट की थी। और ये जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, सिर्फ मेडिकल लाइन में नहीं और भी लाइन में, जैसे मान लो आपका वो होता है, किसका, नेट का टेस्ट होता है, जो आप डॉक्टरेट की डिग्री करते हो यानी कि पीएचडी की डिग्री करते हो, वो भी कौन कराता है, एनटीए कराता है। तो ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए एंट्रेंस एग्जाम कराता है। और इसका जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था वो है विनीत जोशी। अब जो आर्गूमेंट क्या दी जाती है नीट के अगेंस्ट, देखो इसके अगेंस्ट में, विरुद्ध में आर्गूमेंट ये दी जाती है। एक तो पहली तो वही होगी कि जो रिच पीपल है वही कोचिंग अफोर्ड कर पाएंगे, ज़्यादा नंबर ले आएंगे। पुअर पीपल के जो, मतलब पुअर पीपल के जो भी चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, वो दाखिला नहीं ले पाएंगे। एक तो यही हो गया आर्गूमेंट इसके अगेंस्ट। नेक्स्ट है कि मोस्ट अफेक्टेड होगा तमिल रीजन। इसमें कैसे, तमिल स्टूडेंट भाई साहब वो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ते हैं, तमिल में, रूरल जो बच्चे हैं उनको क्या है, उनकी जिनकी माता पिता की इनकम जो 2.5 लाख से कम है, वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतना, और वो क्या है, पिछड़ के रह जाएंगे। और जो नीट अगर कंटिन्यू रहा तो इसमें क्या है, जो हेल्थ केयर सिस्टम है स्टेट का वो भी बिगड़ जाएगा। कैसे, देखो डॉक्टर क्या है, वो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, इनमें जो विलेज एरियाज में काम करना पसंद नहीं करते हैं। अगर मान लो जो स्टेट के बच्चे रहेंगे, स्टेट के कॉलेज में ही दाखिला मिलेगा उन्हें, और स्टेट के कॉलेज में अगर क्लास लेवल 12th लेवल के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से मिलेगा, तो स्टेट के कॉलेज में ही मिलेगा उन्हें, समझ रहे हो, तो स्टेट में मिलेगा उन्हें, तो वो रूरल एरियाज में काम करने के थोड़े इच्छुक रहेंगे, जो रूरल ग्रामीण क्षेत्र से मान लो कोई बच्चा आया। लेकिन अगर ये नीट चलता रहा तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है इसको नुकसान हो सकता है, ये एक आर्गूमेंट दिया जाता है। अब चैलेंजेस क्या है इसके हेड, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ तो पास कर दिया तमिलनाडु ने, तो अब ये लागू होगा क्या, क्योंकि ऑलरेडी जब सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ बनाया हुआ है भाई साहब नीट के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ पास होगा क्या। देखो ये चैलेंज करता है, सेंट्रल लॉ को चुनौती देता है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट को पास करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को चुनौती देनी है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेनी पड़ती है भाई साहब, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ वो हटा सकता है, समझ रहे हो, उसके खिलाफ जा सकता है। यानी कि कैन स्टेट रिफ्यूज टू इंप्लीमेंट सेंट्रल लॉ, क्या सेंट्रल लॉ यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए लॉ को स्टेट गवर्नमेंट रिफ्यूज कर सकता है इंप्लीमेंट करने से, मना कर सकता है क्या, कि मैं लागू नहीं करूंगा अपने स्टेट में। देखो यूजुअली क्या होता है, स्टेट को सेंट्रल लॉ को जब अमेंड करना होता है तो कंकरेंट लिस्ट में जो पावर होती है दोनों की होती है। आप सबको पता है 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी हुई हैं, एक सेंट्रल लिस्ट जिसमें क्या है कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, एक है स्टेट लिस्ट जिसमें नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, एक है कंकरेंट लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ बना हुआ है तो वही प्रिवेल करेगा, वही माना जाएगा। तो अब कंकरेंट लिस्ट में देखो, अगर लॉ बनाना है, पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ बना हुआ है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट उसी सब्जेक्ट पे लॉ बनाना चाहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लियरेंस यानी कि सहमति लेनी पड़ेगी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो अगर ये स्टेट लॉ कॉन्ट्राडिक्ट करता है सेम सब्जेक्ट, अगर उसका सेंट्रल लॉ बना हुआ है सेम सब्जेक्ट पे, तो ये लॉ क्या है, माना नहीं जाएगा, पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, समझ गए हो। अगर इसे बनाना है तो पहले प्रेसिडेंट से अब इसको असेंट लेनी पड़ेगी, जब ये लागू होगा। अब ये पास करने के बाद भी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन दिया ही क्यों, कि ये कन्फ्लिक्ट, जो ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है, यानी कि स्टेट को भी पावर दी और सेंटर को भी पावर दी, ये पावर ऐसी दी क्यों, देखो इसलिए दी, हमारे होल ऑफ इंडिया में क्या है, एक यूनिफॉर्म सिस्टम रहे। अगर मान लो भाई साहब स्टेट गवर्नमेंट कोई पावर होती है लॉ बनाने के लिए डिफरेंट स्टेट में, तो ये डिफरेंट रीजन में इनकन्सिस्टेंसी होती, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के लॉ होते। तो ये क्या है, कुछ सिस्टम ऐसे बनाए कि हमारे पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्मिटी आए, एक इंटीग्रेशन हो इंडिया का। तो ये प्रॉब्लम को सीरियस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रोविजन दिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो संविधान करताए थे, जिन्होंने संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे जो। अब ये आते हैं कि और क्या क्या ऑप्शन है स्टेट के पास अवेलेबल। देखो स्टेट के पास ये है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ना परमिशन दे, यानी कि प्रेसिडेंट ना परमिशन दे, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। क्योंकि देखो अब ये मामला मैटर हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो गया, विवाद। और ये राइट किसका है, आर्टिकल 31 ये बोलता है, आर्टिकल 131 हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 131 ये बोलता है कि जब भी स्टेट और सेंटर के बीच में कोई मामला रहेगा, उसमें जो जुरिस्डिक्शन है वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट का है, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, मतलब उस मामले को केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट सुलझा सकता है। जब सेंटर और स्टेट के बीच में है, या दो स्टेट के बीच में है, या दो स्टेट या एक सेंटर के बीच में, तो मामला कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट की कोई पावर नहीं है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही केवल और केवल एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। आर्टिकल 254 क्लाउज 2 ये बोलता है हमारे संविधान का, ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो कोई भी लेजिस्लेशन पास कर सकता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ को वो निगेट कर सकता है, लेकिन इस टाइम पे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट लेगा, यानी कि सहमति लेगा, तभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को मतलब हटा सकता है, मतलब उसको ओवर रूल कर सकता है।
ये बात आपको नोट करके रखनी है कि एजुकेशन क्या है, हमारे कंकरेंट लिस्ट में आता है, यानी कि दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं। लेकिन जब भी स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी एजुकेशन के रिगार्डिंग, तो वो सब्जेक्ट टू है एंट्रीज 63, 64, 65, 66, ये यूनियन लिस्ट में आती है, लिस्ट वन में। मतलब जिसमें केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। इसमें टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग लॉ है 63। ये आप यूनियन लिस्ट में देख सकते हो। जैसे आपके लक्ष्मीकांत होगी आपके हाथ में, या फिर आपको मोबाइल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ऐप होगी, उसमें शेड्यूल में जाना, शेड्यूल नंबर 7 में जाओगे तो उसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन, कंकरेंट और आपकी स्टेट लिस्ट। उसमें लिस्ट 1 देखना, यूनियन लिस्ट, उसमें एंट्री नंबर मतलब जो नंबर पे लिखा हुआ 63 नंबर पे 64, 65, 66, उसमें टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन के बारे में दिया हुआ है। तो इनके रिगार्डिंग मतलब एजुकेशन के लॉ तो बना सकता है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन वो इनको ध्यान में रखते हुए बनाएगा, एंट्री नंबर 63, 64, 65, 66, क्योंकि ये टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन लिस्ट 1 में, यूनियन लिस्ट में। तो यही था इस लेक्चर में।